बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे। और व्याकरण का प्रारंभ जो है हम लोग भाषा से करेंगे। तो व्याकरण बहुत आवश्यक होता है किसी भी भाषा को सीखने के लिए, और उसे सही ढंग से बोलना और लिखना, ये जो है व्याकरण ही हमें सिखाता है। तो किस तरह से भाषा को व्यवस्थित ढंग से प्रयोग किया जाता है, तो इसके बारे में व्याकरण में पढ़ाया जाता है। तो व्याकरण के अंतर्गत आज हम लोग सबसे पहले भाषा पढ़ेंगे। और भाषा जो है वो भाष धातु से बना है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग भाषा शुरू करते हैं, और इन सब की परिभाषा हम लोग बाद में लिखेंगे। सबसे पहले ये समझ लेना है कि ये है क्या। तो भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। भाष का अर्थ होता है बोलना, और भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन होता है। व्यक्ति, संसार के सभी प्राणी विचार विनिमय के लिए किसी न किसी भाषा का प्रयोग करते हैं। और भाषा के दो पक्ष होते हैं, अभिव्यक्ति और ग्रहण, यानी कि अभिव्यक्त करना और ग्रहण करना। तो इसमें जो है अभिव्यक्ति इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि जो है इससे हम अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, और इसीलिए जो है ये सबसे सरल माध्यम है अपने विचारों को प्रकट करने का। यदि कोई भी प्राणी अपने मन के भावों को प्रकट करना चाहता है तो उसके इस प्रयास का माध्यम भाषा होती है। और जब मनुष्य विकसित अवस्था में नहीं था तब भी अपनी बात को प्रकट करता ही था। छोटा बच्चा जो बात नहीं कर सकता, वह भी अपनी बात कहने के लिए जो है वो अपनी बात दूसरों तक पहुंचा ही देता है, अन्यथा वह भूखा ही रह जाएगा। जब बच्चे को भूख लगती है तो वो रोकर संकेत देता है कि उसे भूख लगी है, और अगर वो ऐसा न करे तो वो भूखा ही रह जाएगा। वह संकेतों में ही बोलता है। तो भाषा जो है वो मन के भाव और विचारों को अभिव्यक्त करने या ग्रहण करने का साधन जो है वो भाषा कहलाता है। भाषा कहलाती है। तो भाषा दो प्रकार की होती है, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा के लिए समय और दूरी की सीमा होती है, जबकि लिखित भाषा इन बंधनों से मुक्त होती है। तो इसमें जो है भाषा मौखिक और लिखित रूप में पाई जाती है। और मौखिक भाषा जो आपस में बातचीत करना जो है वो मौखिक भाषा कहलाती है। टेलीफोन पर बात करना, कहानी सुनाना और दूसरों से अपने विचार व्यक्त करना बोलकर, और जब बोलकर रीडिंग करते हैं बच्चे, वो भी मौखिक भाषा होती है। मौखिक रूप से उसे जो है प्रकट किया जाता है। और लिखित भाषा जो है जैसे कि हम पत्र लिखते हैं किसी को संदेश भेजने के लिए, और लेख लिखते हैं, कहानी लिखते हैं। तो जब हम लिखने का कार्य करते हैं, लिख कर अपने विचार प्रकट करते हैं, तो वो लिखित भाषा कहलाती है। और लिखित भाषा का प्रयोग मानव ही करता है। शताब्दियों पूर्व अशोक ने कुछ संदेश दिए थे, हम आज भी उन्हें भाषा के कारण ही पढ़ते हैं। वह भाषा ही है जिसके कारण दुनिया के किसी भी कोने में स्थित हमारा मित्र हमारे भावों और विचारों को ग्रहण कर लेता है। विश्व में सैकड़ों भाषाएं हैं। वस्तुतः प्रत्येक व्यक्ति की अपनी भाषा होती है, और परंतु जब वह दूसरों से बात करता है तो उसके आसपास के लोगों की भाषा एक जैसी होने लगती है। शब्दों और वाक्यों की रचना एक जैसी हो जाती है। एक क्षेत्र विशेष में जब एक जैसी भाषा बोली जाती है तो उसे बोली कहा जाता है। और यहाँ हम हिंदी भाषा के विषय में बात करेंगे। तो हिंदी भाषा में जो है मनुष्य सबसे पहले प्राचीन काल में संकेतों के माध्यम से वो अपनी बात करता था। धीरे धीरे मौखिक भाषा प्रारंभ हुई, और प्राचीन काल में संकेत चिन्ह भी हुआ करते थे। और दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में स्थान, काल और परिस्थितियों के अनुसार संकेतों के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग होने लगा। और मनुष्य जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर गया तो अपनी भाषा वहाँ ले गया। यदि पहले से ही उस स्थान पर कोई भाषा थी तो शब्दों में परिवर्तन हुआ, और इस प्रकार एक भाषा से दूसरी भाषा में शब्दों का आदान प्रदान होने लगा।
तो इस तरह से ये जो है जगह जगह पर बोली अलग अलग होती जाती है। जो इंसान जहाँ जाता है वो अपनी भाषा ले जाता है और उसके कुछ शब्दों को वहाँ पर प्रयोग किया जाने लगता है। तो मौखिक भाषा और लिखित भाषा ये दो रूप हैं भाषा के, और इसके बारे में हम लोग परिभाषा बाद में लिखेंगे। और ये तो हुई भाषा की बात कि दो तरह से हम लोग अपने विचार प्रकट करते हैं। और बोली जो होती है वो किसी भाषा किसी क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाली जो है जिससे कि बातचीत करते हैं, वो माध्यम जो है वो बोली कहलाती है। तो इसमें जो है इसके बाद लिपि आती है। लिपि जो है वो भाषा को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए हम लोग बोलकर और लिखकर जिस भाषा को प्रकट करते हैं, तो उस भाषा को लिखने के लिए, लिखकर प्रकट करने के लिए लिपि का आविष्कार हुआ। लिपि वस्तुतः ध्वनियों के चित्र प्रस्तुत करती है, और एक ध्वनि के लिए एक चित्र और एक चित्र की एक ही ध्वनि उत्तम लिपि की यही पहचान है। उदाहरण के लिए क की ध्वनि के लिए अंग्रेजी में सी और के ये दो चित्र हैं। इसी प्रकार जी की ग और ज ये दो ध्वनियाँ हैं, परंतु हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी की लिपि संसार की सर्वश्रेष्ठ लिपि है। जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं, और जैसा लिखते हैं वैसा ही पढ़ते हैं। इसलिए हिंदी में वर्तनी याद नहीं करनी पड़ती। तो यहाँ पर भाषा के लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। और संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है और हिंदी उसकी सहोदरी है, यानी कि संस्कृत से ही हिंदी निकली है, हिंदी का जन्म हुआ है, और इसीलिए उसे सहोदरी कहा जाता है। हिंदी की लिपि देवनागरी है। संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषाओं की भी यही लिपि है, और अंग्रेजी की लिपि रोमन और उर्दू की लिपि अरबी है। पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है लिपि जो है भाषा के लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह जो है वो लिपि कहलाती है। और व्याकरण जो है, व्याकरण भाषा को विशिष्ट आकार देता है। भाषा को नियमों में बांधने का काम जो है व्याकरण करता है, और भाषा की एक रूपता तथा उसकी शुद्धता बनी रहे, और इसके लिए कुछ नियम आवश्यक हैं। इसके लिए भाषा के शब्द, उनकी रचना, वाक्यों की रचना, शब्दों के स्वरूप और उनके प्रयोग की दृष्टि से संपूर्ण अध्ययन करने के पश्चात ही व्याकरण की रचना की जाती है। प्रारंभ में व्याकरण भाषा के प्रयोग के अनुसार बनाया जाता है, और बाद में व्याकरण के नियमों के अनुसार भाषा बोली और लिखी जाती है, जिससे शुद्धता और एकरूपता बनी रहे। और व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जिससे हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने तथा बोलने का ज्ञान प्राप्त होता है। तो आज हम लोग यहाँ पे भाषा के भेद, भाषा की परिभाषा और लिपि और व्याकरण की परिभाषा क्या है, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग इस वीडियो में पूरा करेंगे। और इसके बाद जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र तो व्याकरण कहलाता है, और इस व्याकरण के 3 विभाग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो वर्णों के अंतर्गत वर्णों का आकार, वर्गीकरण, उच्चारण, उससे बनने वाले शब्द के नियम का उल्लेख किया जाता है। और शब्द विचार में वर्णों के सार्थक जो मेल होते हैं उनसे शब्दों के रचना करने का पर विचार किया जाता है। और वाक्य विचार में शब्दों का प्रयोग कर किस प्रकार से वाक्यों का स्वरूप और उसके भेद और उसके संबंध पे विचार किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले भाषा की परिभाषा लिखेंगे कि भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं, और लिखित और मौखिक भाषा जो है वो किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग भाषा की परिभाषा से। और भाषा की परिभाषा में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों या भावों का आदान प्रदान करते हैं।
तो इसके अंतर्गत हम लोग यहाँ पर भाषा की परिभाषा लिखेंगे। ये भाषा की परिभाषा है, यहाँ पे हेडिंग डालना है भाषा, और फिर यहाँ पर लिखना है भाषा वह सशक्त साधन है जिसके द्वारा हम विचारों या भावों का आदान प्रदान करते हैं। तो ये है भाषा। जैसे कि हम अपने विचारों या भावों का आदान प्रदान करते हैं, जैसे कि कहानी सुनाकर या बोलकर और दूसरों की बातों को सुनकर। तो इस तरह से जो है इसका प्रयोग जो है लिख के और बोलकर किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं। और अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे भाषा के भेद। हेडिंग डालना है भाषा के भेद। ये इसकी परिभाषा हो गई। और भाषा के भेद, भाषा के मुख्यतः दो भेद हैं। पहला लिखित, पहले हम लोग मौखिक लिखेंगे, मौखिक भाषा, और दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। ये भाषा की परिभाषा सभी बच्चे अपनी हिंदी की कॉपी में लिखेंगे। व्याकरण हेडिंग डाल के फिर भाषा पहले हेडिंग डालेंगे, और भाषा के बाद जो है यहाँ पर लिखना है परिभाषा। भाषा वह साधन है, ये पूरा लिखना है। और उसके बाद फिर भाषा के भेद। भाषा के मुख्यतः दो भेद हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। इसमें भेद की जगह प्रकार या रूप भी शब्द भी प्रयोग होता है। भाषा के कितने रूप हैं, भाषा के कितने प्रकार हैं, तो उसमें यही आएगा मौखिक भाषा और लिखित भाषा। और अब हम लोग मौखिक भाषा किसे कहते हैं ये लिखेंगे। मौखिक भाषा, तो मौखिक भाषा किसे कहते हैं ये यहाँ पे लिखना है। अब हेडिंग डालेंगे पहला मौखिक भाषा। तो यहाँ पे पहला हेडिंग डालकर मौखिक भाषा। तो जब भाव या विचार बोलकर प्रकट किया जाता है, जब भाव या विचार बोलकर प्रकट किया जाता है तो वह
तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जैसे आपस में बात करना, आपस में बात करना, जब दो या दो से अधिक लोग आपस में बात करते हैं, या भाषण देना, भाषण देना, कहानी सुनाना, आदि। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। तो ये है मौखिक भाषा। और अब हम लोग लिखेंगे लिखित भाषा। दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा और लिखित भाषा किसे कहते हैं, यहाँ पे हम लोग परिभाषा लिखेंगे इसकी। तो किसे कहते हैं या लिखित भाषा की परिभाषा लिखिए। चाहे मौखिक भाषा हो तो दोनों में यही लिखना है। तो जब भाव या विचार, जब भाव या विचार, जब भाव या विचार लिखकर, जब भाव या विचार लिखकर प्रकट किए जाते हैं, प्रकट किए जाते हैं, विचार लिखकर प्रकट किए जाते हैं, तो लिखित भाषा, तो उन्हें, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र लिखना, जैसे पत्र लिखना, कहानी लिखना, कविता लिखना, कविता या कहानी कुछ भी, कविता लिखना, तो ये सब जो है उत्तर लिखना, आदि इसके उदाहरण हैं। तो इस तरह से मौखिक भाषा और लिखित भाषा जो है, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इसके दो भेद होते हैं और दोनों भेदों के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर लिखा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लिपि, लिपि किसे कहते हैं। ये इतना सभी लोग लिखने के बाद हेडिंग डालेंगे लिपि, और लिपि के बारे में हम लोग लिखेंगे। तो भाषा के बाद हम लोग लिपि का लिखेंगे। तो लिपि की परिभाषा यहाँ हम लोग लिखेंगे पहले। भाषा को लिखित रूप प्रदान करने वाले चिन्हों को लिपि कहते हैं। भाषा को लिखित रूप प्रदान करने वाले चिन्हों को लिखित रूप प्रदान करने वाले चिन्हों को
लिपि कहते हैं। लिपि कहते हैं। तो इसमें जो है भाषा को लिखित रूप प्रदान करने के लिए एक निश्चित चिन्ह बने होते हैं और उसी को लिपि कहते हैं। और प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। प्रत्येक भाषा की, यहाँ पर हम लोग कुछ लिपियों के नाम देखेंगे। प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। जैसे यहाँ पे जैसे सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हिंदी का लिखेंगे। हिंदी की देवनागरी, हिंदी की लिपि का नाम है देवनागरी। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से देवनागरी लिपि जो है वो हिंदी की लिपि है। संस्कृत की भी लिपि देवनागरी लिपि जो है संस्कृत की लिपि है, उसी से हिंदी भाषा निकली है। तो हिंदी की लिपि भी देवनागरी है। अंग्रेजी का जो है वो है रोमन। अंग्रेजी का रोमन है। और पंजाबी भाषा की लिपि जो है वो गुरुमुखी है। तो गुरुमुखी पंजाबी भाषा की लिपि है। और उर्दू जो है वो फ़ारसी, इसकी फ़ारसी है। तो यहाँ पे भी और भी भाषाएं हैं जिनकी अलग अलग लिपियाँ होती हैं। यहाँ पे कुछ लिपियों के बारे में बताया गया है। तो इसे उसी के आगे शीर्षक डालकर लिखना है। लिपि के अंतर्गत ये पूरा लिखना है। और अब हम लोग व्याकरण देखते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को व्यवस्थित रूप से पढ़ना और शुद्ध रूप से जो है हमें पढ़ना और लिखना सिखाता है। तो व्याकरण के द्वारा जो है भाषा को नियमों में बांधा जाता है। तो नियमों में जिस भाषा को नियमों के द्वारा जब भाषा नियम में बंधी होती है तभी उसे शुद्ध रूप से लिखा और पढ़ा जा सकता है। तो अब हम लोग यहाँ पर शीर्षक डालेंगे व्याकरण। तो ये सभी लोग लिखेंगे लिपि किसे कहते हैं और कुछ लिपियों के नाम जानना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ लिपियों के नाम दिए गए हैं। अब जो है व्याकरण, तो व्याकरण के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग व्याकरण हेडिंग डालेंगे और व्याकरण की परिभाषा लिखेंगे। और इस परिभाषा के अंतर्गत हम लोग लिखेंगे कि व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा शुद्ध भाषा के शुद्ध रूपों का प्रयोग का ज्ञान प्राप्त होता है। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम जो है उसके शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर जो है परिभाषा में जिसके द्वारा वह शास्त्र है जिससे हमें किसी भाषा के
जिससे हमें किसी भाषा के व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने तथा बोलने का शुद्ध रूप को बोलने तथा लिखने का ज्ञान प्राप्त होता है। सरल भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि भाषा को शुद्ध रूप से लिखना और बोलना हमें व्याकरण ही सिखाता है। तो इस तरह से शुद्ध भाषा के शुद्ध रूप को ज्ञान कराने का जो शास्त्र है वह व्याकरण कहलाता है। तो व्याकरण के द्वारा हम लोग जो है वो भाषा को अच्छी प्रकार से लिखना और बोलना सीख सकते हैं। तो अगर भाषा को नियमों में न बांधा जाए तो अनेक त्रुटियां होंगी और जो है वाक्य नहीं ठीक से लिखे जाएंगे और वाक्य का अर्थ नहीं निकलेगा और न ही शुद्ध शब्द बन पाएगा। तो इस तरह से वाक्यों के शुद्ध रूप को जानना बहुत ज़रूरी होता है कि किस तरह से शुद्ध वाक्य बनाए जाएं और सार्थक शब्द बनाए जाएं और उनका प्रयोग किया जाए। तो इसके अंतर्गत जो है व्याकरण के अंतर्गत जो 3 चीज़ों पर विचार किया जाता है वह होता है वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो व्याकरण ही हमें जो है सार्थक शब्दों का वर्णों का प्रयोग कर सार्थक वर्णों का प्रयोग करके जो है शब्द बनते हैं और शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं। तो इन सब का शुद्ध ज्ञान कराना हमें व्याकरण सिखाता है। तो इस तरह से यहाँ पे व्याकरण के अंतर्गत भाषा और लिपि और व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण की आवश्यकता क्या है, तो ये इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा और जाना। तो इसमें जो है वो भाषा अगर न हो तो मनुष्य अपने मन की बात जो है किसी से न कह सकता है और न दूसरे के मन की बात जान सकता है। तो अपने विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करने के लिए भाषा की आवश्यकता पड़ती है और भाषा के जो है वो हम लिखकर भी कर सकते हैं और बोलकर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो है भाषा हमारे लिए जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और मनुष्य को जब से अक्षरों का ज्ञान हुआ है तब से वो पहले संकेत चिन्हों का प्रयोग करता था और फिर बाद में धीरे धीरे अक्षर आए और फिर जो है उसका विकास हुआ और फिर उसके लिए शब्द निश्चित किए गए और लिपि बनी और फिर भाषा जो है व्यवस्थित रूप से व्याकरण के नियमों में बंधी और तभी जो है ये व्याकरण के द्वारा लिखी गई भाषा जो है वो शुद्ध होती है और सही होती है। तो इसमें जो है भावों की अभिव्यक्ति जो है पहले सांकेतिक रूप से भी अभी भी सांकेतिक रूप से होता है, लेकिन मुख्य भेद जो है ये 2 ही भेद माने जाते हैं। तो इसमें जो है विश्व में जैसे सैकड़ों भाषाएं हैं और वस्तुतः प्रत्येक व्यक्ति की अपनी भाषा होती है। तो वो जब व्यक्ति दूसरे जगह जाते हैं तो उनके जो है वो अपनी भाषा जो वो सीखे रहते हैं तो उसको जो है वो जहाँ जाते हैं वहाँ प्रयोग करते हैं और वहाँ की जो भाषा होती है उसको वो अपने में कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं और इस तरह से जो है शब्दों का आदान प्रदान होता है और इसमें जो है भाषा बदल जाती है। तो इसमें जो बोली जाती है उसे बोली कहते हैं। तो ऐसे एक क्षेत्र विशेष के रूप में वो भाषा जो है प्रचलित हो जाती है और उसे जो है बोली कहा जाता है और ये हर थोड़ी दूर पे जो है अलग अलग जगह पर जो है वो बदल जाती है। तो इससे जो है
उस स्थान पर जैसे ही कोई भाषा होती है तो उसके शब्दों में परिवर्तन होने से ये होता है। तो यहाँ पर जो भारत में सैकड़ों बोलियाँ बोली जाती हैं और लोकगीत और किस्से कहानियों के माध्यम से ये बोलियाँ समृद्ध होती जाती हैं। और कुछ बोलियों में तो साहित्य का सृजन भी होने लगता है। लोग जो है उसमें गीत बनाने लगते हैं और उसको गाते हैं और वो बहुत प्रसिद्ध भी होता है। तो इस तरह से भाषा जो है वो हमारे भावों को, विचारों को प्रकट करने का एक सशक्त माध्यम है। तो इसी के साथ ही आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अगली बार हम लोग वर्ण के बारे में पढ़ेंगे।